हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी। हम लोग ने क्या किया, एक नई वन शॉट सीरीज शुरू की थी जिसमें हम लोग ने क्या किया था, एक एक चैप्टर को 1 घंटे के अंदर कैसे कैसे खत्म करना है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया है कि 4-5 चैप्टर्स पहले भी हो चुके हैं। आई होप आप लोग ने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जाके वो भी देखिए। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर क्या होता है ज्योग्राफी में, आपको पता है, लिंक्ड होता है एक दूसरे से। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो उन्होंने क्लाइमेट पढ़ लिया था, फिर सॉइल पढ़ लिया, फिर वाटर रिसोर्स पढ़ लिया, और भी ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, 1-2 चैप्टर्स और हो गए। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट 1 घंटे के अंदर हम लोग ने क्या किया, मैक्सिमम हम लोग चाहते हैं कि आपका क्या हो कि भाई 1 घंटे से ज्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि आप 1 घंटे के अंदर इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे तो वो आपके लिए बढ़िया है, राइट। तो हम लोग ने इसके क्वेश्चन आंसर सीरीज जो भी शुरू की थी वो भी 1 घंटे के, 1 या 1.5 घंटे के अंदर ही वो भी हमने खत्म कर दी थी। वो सिर्फ आपके लिए ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको ही पता है कि भाई लास्ट मोमेंट है और जितनी मेहनत कर सकते हैं क्या करना है, हमको मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि भाई लाइफ में बोर्ड बार बार तो आते नहीं, एक ही बार आना है। तो ऐसी मेहनत करें कि भाई फिर पूरी पूरी जिंदगी क्या कहें कि भाई हमने एक बार मेहनत की थी और हमारे क्या है, 100 मार्क्स, राइट। इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं तैयारी, 100 की तो कर रहे हैं एक तरीके से, है कि नहीं। तो हमारा आज का चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब भाई मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ही क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ठीक, मिनरल्स का काम क्या है भाई, पत्थर है, हमारा क्या काम है, लोहे का क्या काम है, क्या यूज है। ठीक है, हम लोग क्यों पढ़ना चाह रहे हैं भाई? इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि आपको ही पता है मिनरल्स क्या है, एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमारी बॉडी में बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि सेल्स क्या होते हैं, बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक, एकदम बेसिक। आपके घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एक छोटा सा ईंटा। ठीक है, उसी तरीके से इस देश में या इस कंट्री में, इस दुनिया में जो भी चीजें चल रही होंगी, जो भी चीजें कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा या आपके सामने कुछ भी हो रहा होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए अगर बात करें, जैसे आपके सामने रोड बन रही है तो उसमें जो बेसिक चीज क्या है, वो मिनरल्स है। ठीक है, आपके घर में बिल्डिंग्स बन रही हैं, आप देख रहे हो, आप एक चारों तरफ बिल्डिंग्स बन रही है, उसमें बेसिक क्या है, मिनरल्स। ये मिनरल्स ना होगा तो क्या होगा, देश में आगे तरक्की कैसे होगी। इसलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और प्लस ये बहुत ही जरूरी है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, बिना एनर्जी के हम कैसे जिएंगे। आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह पाओगे, आप बिना हीट के रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए क्या है, इस चैप्टर की इसलिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि भाई आपके सिलेबस में क्या है। सिलेबस में बहुत ही आसानी से लिख दिया गया है कि भाई आयरन ओर पढ़ना है, मैग्नीज पढ़ना है, कॉपर पढ़ना है, उनके यूजेस पढ़ने हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, बस बात खत्म। ठीक है, ये 3 मिनरल्स पढ़ने। फिर आपको पढ़ना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, फिर आपको पढ़ना हाइडल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, हाइडल पावर क्या होती है, फिर आपको पढ़ना है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। बहुत ही छोटा सा सिलेबस। और ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इसी सिलेबस से चिपक के एकदम आपको क्या कराएंगे, तैयारी करवाएंगे। इससे क्या होगा भाई, कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हमारे क्वेश्चन सीरीज और इन नोट्स के अलावा कहीं नहीं आएगा, ये हमें गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि भाई हमने जो क्वेश्चन आंसर सीरीज की थी उसको इतना ज्यादा हम लोग ने क्या करा था, इतना गो थ्रू करके बनाया था कि हालांकि एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि कहीं से और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। प्लस हम लोग ने नोट्स बनाए, इसमें क्या है कि ये है कि आपको 1 घंटे के अंदर उस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देगा। तो क्या होगा, आप इस चैप्टर को 1-2 बार रिवाइज करिए, फिर वो नोट्स को देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके प्री बोर्ड के जो क्वेश्चन हो, चाहे वो बोर्ड के क्वेश्चन हो, वो कोई भी आपसे नहीं छूटने वाले। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग का जब ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वो टोपो शीट और मैप वाला भी लेके आएंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो आप परेशान ना होइए, बोर्ड तक हम आपके साथ एकदम चिपक के एकदम मेहनत करेंगे। ठीक है, बस आपको क्या चाहिए, आपको भी उल्टा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि खाली हमको मेहनत करना, भाई बोर्ड हमको थोड़ी ना देना है, हम आपको तैयार कर देंगे, हम आपको रोड दे देंगे, चलना तो आपको ही है, राइट। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। What is the mineral? Mineral is defined as a homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure। अब देखिए, सिंपल मतलब है, लाइन थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या है, ऐसे बड़े बड़े वर्ड। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसी चीज जो बिल्कुल सेम है पूरे बॉडी में। जैसे मान लो हम पानी बोल दें, अगर क्लियर वाटर है तो होमोजीनियस का मतलब क्या है, ऊपर पानी का जो क्लियरिटी है, नीचे भी क्लियरिटी सेम है, एकदम क्लियर है, कुछ और मिला हुआ नहीं, तो क्या होमोजीनियस। तो जो आपका मिनरल होगा वो होमोजीनियस होगा, उसमें और कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, प्योर मिनरल होगा। ठीक है, इसे नेचुरली अकरिंग, कॉमन सेंस है, नेचुरली अकर करेगा विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफाइनेबल होगा। देखो हम लोग किसी कॉपर को उठा के कहीं क्यों नहीं बोल देते कि भाई ये आयरन है, ये आयरन को उठा के क्यों नहीं बोल देते कि ये वुड है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भाई
आयरन की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, वुड की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, कॉपर की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, सब अलग अलग है। तो उसी तरह वही चीज है ये कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, हर देखो वुड का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा, आयरन का अलग होगा, ग्रेफाइट का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, ठीक है सब अलग अलग कंपाउंड, बट सबका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम अलग अलग होगा, ठीक है, मतलब सारे आयरन का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होगा। तो यही कहा जा रहा है कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का एक इंटरनल स्ट्रक्चर होगा जो डिफाइनेबल होगा, कि हमको पता है कि ये अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है तो ये यही मेटल, जैसे हम बोल दें कि अगर ये मैग्नेट से चिपक रहा है तो सिंपल है, इसमें आयरन की प्रॉपर्टी है, इसमें कहीं ना कहीं आयरन होगा, समझ रहे हो। तो वही चीज है कि डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, मिनरल्स आर फाउंड इन अ वेरीड फॉर्म इन नेचर रेंजिंग फ्रॉम हार्डेस्ट डायमंड, सबसे पता है आपको हार्डेस्ट मिनरल क्या है, मिनरल क्या है, डायमंड है, और सॉफ्टेस्ट क्या होता है, टॉक, टॉक जिसको बोलते, रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। अब रॉक्स क्या होता है, रॉक में कई सारे मिनरल्स होंगे, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना रॉक सॉल्ट खा रहे हैं, तो रॉक सॉल्ट क्या होता है, रॉक सॉल्ट में एक नहीं कई मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो जब हम लोग खाते हैं तो हमारी बॉडी को मिनरल्स मिलते हैं, समझ रहे हो, तो एक जो रॉक होगा उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ, लाइट चली गई यार, चलिए शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 2 मिनट। ठीक। ओरिजिनली चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स से पहले क्या है कि भाई मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि आपको कहीं पे भी मिनरल्स एक ही जैसे एक ही समय में एक ही टाइप के नहीं मिलेंगे, मतलब क्या है, जैसे ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे आपको आयरन मिल गया अगर, ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरे एरिया में आयरन होगा, हो सकता है यहाँ पे अब आयरन ना हो, कोई मिनरल ना हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगह पे बहुत सारा मिनरल होगा, कि जैसे हमने बोल दिया कि यहाँ पे अगर जहां पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे कोल है, तो ऐसा नहीं कि भाई पूरे एरिया में कोल ही कोल है, हो सकता है सिर्फ 5 ग्राम हो सकता है 500 किलो हो, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि आपको नहीं पता है कि कहां पे क्या मिलेगा, ठीक है। और मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल, अब एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है कि भाई एक ना एक दिन आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल, इसीलिए बोलते हैं ना कि आराम से खर्च किया करो भाई, एक साथ सारा मिनरल का यूज कर लोगे तो आने वाली जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि ये मिनरल्स थे भी, क्यों, क्योंकि मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल, खत्म हो जाएंगे वो, तो बिकॉज दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली, दे नीड टू बी कंजर्व, हमें पता है उनको कंजर्वेशन की जरूरत है, इसलिए तो बोलते हैं भाई मिनरल्स को कंजर्व करो, है ना। ऑल मिनरल्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, मतलब सारे मिनरल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म सेम नहीं होगी, अलग अलग मिनरल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। दे हैव डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन, हर मिनरल का अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होगा। मिनरल्स डिफर विद ईच अदर इन कलर, लस्टर एंड टेक्सचर, अरे यार ये तो कॉमन सेंस है, आप लोग साइंस नहीं पढ़ते हो कि सारे मिनरल्स क्या होते हैं, आपस में अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप लोग मेटल्स नॉन मेटल्स भी पढ़ा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, वो भी आएगा, ठीक है, चिंता नहीं।
हम लोग आपका क्या करेंगे, एकदम ओवर ऐसे ऐसे तो मतलब कि जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो सब उठा के पढ़ा देंगे। मतलब कि कहीं से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन आए और आपको ना आता हो, क्योंकि हमने पढ़ाया है तो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्या, मिनरल्स की ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये रहे मिनरल्स के टाइप। एक है हमने क्या किया, उसको मेटेलिक मिनरल बना दिया, एक जगह उसको नॉन मेटेलिक बनाया और एक जगह उसको एनर्जी मिनरल बनाया। ठीक है, तीन टाइप में। अब मेटेलिक मिनरल्स भी क्या है, मेटेलिक मिनरल्स आपके हैं फेरस, नॉन फेरस, प्रेशियस मेटल। नॉन मेटल में क्या आता है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अभी पढ़ेंगे। एनर्जी मिनरल्स क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होंगे जो मेटल्स हो। अब आप लोग मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जो क्या होते हैं, मैलिएबल होगा, जो डक्टाइल होगा, फिर जो क्या कहते हैं शाइनी होगा, लस्ट्रस होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती है मेटेलिक की। अब मेटेलिक में भी एक मेटल होता है जिसको बोलते हैं फेरस। फेरस, फेरस मतलब होता है जिसमें क्या हो, आयरन की प्रॉपर्टीज हो। किसकी प्रॉपर्टीज हो, आयरन की। जिसमें आयरन की प्रॉपर्टीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेरस मिनरल्स। जिसमें आयरन की प्रॉपर्टीज नहीं होगी वो होगा नॉन फेरस मिनरल्स। प्रीशियस मेटल आपको पता है, वो मेटल जो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही महंगे हैं, बहुत ही कम इनकी क्वांटिटी है, तो इस वजह से क्या है, और बहुत कॉस्टली है, इसलिए उनका नाम प्रेशियस मेटल्स है। नॉन मेटेलिक वो होंगे जिनके अंदर नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होंगी, जो कि नॉन लस्ट्रस होंगे, नॉन डक्टाइल होंगे, नॉन शाइनी होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी, नॉन मैलिएबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एनर्जी मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं, ये वो मिनरल्स होंगे जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, एनर्जी। ठीक है, समझ रहे, एकदम नाम से पता चल रहा है। आपको बताया था ना, ज्योग्राफी और इकोनॉमी एकदम सिंपल, बस आपको समझना आना चाहिए, नाम जो लिखा है उसी का मतलब पता हो बस। समझ गए, चलिए। फिर आता है आपका फेरस मिनरल। फेरस मिनरल्स देखो, पहली बात तो ये देखो, ये क्या है, 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। मतलब अगर आप बात करो कि टोटल मेटेलिक मिनरल्स कितने निकाले जा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका 3/4 पार्ट क्या है, अकेले 75% सिर्फ फेरस मिनरल है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि फेरस मिनरल्स की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारे लिए। समझ रहे हो, फेरस मिनरल क्या है भाई, आप अपने घर में बैठे हो, घर के चारों तरफ देखो कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो फेरस से बने होंगे, मतलब आयरन से बने होंगे। फिर में टेबल्स होंगी, खिड़कियां होंगी। ठीक है, आपके, लेकिन आप चारों तरफ देखोगे आयरन का इस्तेमाल तो होगा, घर की कील में भी आयरन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसको भले उसको एलॉय बना दिया गया, मगर आयरन कहीं ना कहीं है। तो आप देख रहे हो कि भाई फेरस मिनरल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, माइन किए जाते हैं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा प्यारा आयरन। ठीक है, वो खाली हमारे देश के लिए जरूरी नहीं, हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी। बोलते हैं ना कि आयरन खाओ, नहीं तो आपकी बॉडी में क्या नहीं बनेगा, ब्लड। ठीक है, ब्लड बनाने के लिए क्या जरूरी, आयरन। तो वो क्या करता है, हेमोग्लोबिन, आप लोग ने पढ़ा होगा ना हेमोग्लोबिन, और ये सब तो ज्योग्राफी के टॉपिक्स है, सॉरी बायो के टॉपिक्स है। चलिए, तो इंडिया इज एंडोर्ड विद फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन। इंडिया के पास क्या है, बहुत ज्यादा आयरन रिसोर्स है, बहुत आयरन ओर्स है, बहुत। ठीक है, मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन, अबाउट 70। अब देखो हम लोग ओर की बात करें तो हम लोग ने इधर बताया आयरन ओर क्या है, कि आयरन ओर्स क्या होते हैं, और वो एक क्या कहते हैं, बोल सकते हैं कि एक वो पूरा एग्लोमरेट है, एक तरीके से एक पूरा बोल सकते हैं कि एक इम्प्योर सब्सटेंस है जिसमें कई सारे आपको मिनरल्स मिल सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर मिनरल नहीं मिलेगा, या एक पर्टिकुलर और क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, जैसे बोलते हैं मिट्टी, बोलते हैं यार, एक मिट्टी है एक पूरा एकदम गड्ढा, उसमें से आपको एक पर्टिकुलर टाइप के मिनरल्स ही मिलेंगे। जैसे बॉक्साइट एक और है, बॉक्साइट और से हम एल्यूमिनियम निकाल ले रहे हैं, मतलब बॉक्साइट एक मिट्टी का ढेला है। अरे अब एकदम सिंपल टर्म में समझो, मिट्टी का ढेला है, मतलब हमने क्या किया, यहां से जहां मैं खड़ा हूं यहां से मैंने क्या किया, एक फाड़वा लिया और खूब सारा मिट्टी इकट्ठा कर लिया, तो वो और हो गया। उसमें से क्या निकल रहा है, एक पर्टिकुलर मिनरल निकल रहा है, जैसे एल्यूमिनियम हो रहा है, एल्यूमिनियम हो रहा है, तो वो और कौन सा है, बॉक्साइट का और है। बॉक्साइट की ओर से क्या निकल रहा है, हमारे को एल्यूमिनियम निकल रहा है। बस इतना समझो, एकदम सिंपल टर्म में समझो, सिंपल टर्म में समझा के आ जाना। ठीक है, अब इंडिया में क्या है, या आयरन ओर के कितने सारे ओर्स हैं, देखो पहला है मैग्नेटाइट, फिर है हेमाटाइट, फिर है लेमोनाइट और फिर है साइड्राइट। ये 4 टाइप के ओर्स होते हैं आयरन के। अब मैग्नेटाइट जो होता है बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर होता है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट क्या होता है, 70% से भी ज्यादा होता है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, नाम से पता चल रहा है मैग्नेटाइट है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, सिंपल। ठीक, हेमाटाइट, इसमें 60 to 70% आयरन होता है, ये रेडिश आयरन होता है। ठीक है, लिमोनाइट ये येलोविश कलर का होता है और 40 to 60% आयरन कंटेंट होता है। ठीक,
साइड्राइट क्या है? साइड्राइट क्या है? और भी इसमें बहुत ही कम परसेंटेज होता है आयरन का, ठीक। इट कंटेन्स मेनी इंप्योरिटीज। अब देखिए, जिसमें आयरन कम होगा तो कॉमन सेंस में बाकी मिनरल्स ज्यादा होंगे, और वो मिनरल्स क्या होंगे? इंप्योरिटी होगी एक तरीके से, ठीक है। तो जो साइड्राइट है आपका, साइड्राइट में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको नोट्स दिख रहे होंगे, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप क्या करिए, अब हमारे ऐप पे जाइए, आईसीएसई कनेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और इस पीडीएफ को क्या करिए, आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम आप ही के लिए तो है भाई। या आप क्या करिए, आप प्रिंट आउट करिए और इसका मल्टीपल रिवीजन करिए, ठीक है। इतना रिवीजन करिए, इतनी बार लाइन खींचिए, अंडरलाइन करिए, पढ़ पढ़ के कि भाई पन्ना फट जाए, आपको अगला पीडीएफ प्रिंट आउट करवाना पड़े इसका फिर से, ठीक है। इतना मेहनत करिए। चलिए तो बात करते हैं, तो इंडिया में मेजर आयरन ओर बेल्ट्स कहाँ है? देखो, आयरन ओर बेल्ट का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे खूब आयरन ओर मिलेगा। जैसे मान लो एक एक पूरा लॉन्ग स्ट्रेच है, यहाँ पे खूब आयरन मिल रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? आयरन ओर बेल्ट, ठीक है। तो कहां कहां पे? दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, बेलारी, चित्रदुर्ग और महाराष्ट्र, गोवा। ये कहां कहां है देखते हैं हम लोग मैप में। ये देखिए, ये दुर्ग, चंद्रपुर, बेलाडीला, ये बेलारी, चित्रदुर्ग, इसी को हम क्या बोलते? और ये रत्नागिरी जो महाराष्ट्र और मुंबई वाला, ये तीन हो गए आपके क्या? ये तीन प्लेसेस हैं जहां पे आयरन ओर बेल्ट है। मतलब आयरन ओर बेल्ट का मतलब क्या? यहाँ पे खूब सारा आयरन ओर मिलेगा आपको। क्या क्या नाम है यहाँ पे? ये कौन सा है? ये है आपका दुर्ग बस्तर वाला, दुर्ग, ठीक, बस्तर। ये कौन सा है? ये आपका आपका बेलारी और चित्रदुर्ग वाला है। अब तो इसको याद करने का सिंपल तरीका देखिए, यहां पे भी दुर्ग का इस्तेमाल हो रहा है, यहां पे भी दुर्ग का इस्तेमाल हो रहा है। अगर पूछ भी लिया जाए चित्रदुर्ग या दुर्ग किसके लिए है, तो आयरन के लिए। दुर्ग का मतलब क्या होता है? आप ये समझ लो, दुर्ग का मतलब होता है रास्ता, रास्ता, या बोल दो दरवाजा। दरवाजा कैसे होगा? लोहे का होगा, आप ये समझ लो, ठीक है। तो जैसे दुर्ग मतलब द्वार, द्वार द्वार मतलब दरवाजा होता है, हाँ। तो वहां पे क्या, बाहर कौन खड़ा होगा? गेट है। गेट किसका होता है? आयरन का होता है। सिंपल, आप ऐसे याद कर लो, दुर्ग, दुर्ग हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, ठीक है। दोनों दुर्ग है, और दुर्ग मतलब गेट, गेट किसका होगा? आयरन का होगा। सिंपल, याद हो गया। आयरन और कहां कहां पे मिलेगा? चित्रदुर्ग, बस्तर, ठीक है, और बेलारी। देखिए दोनों डी, इसमें भी दुर्ग और बस्तर आ रहा है, इसमें बी से बेलारी आ रहा है, और इसमें चित्रदुर्ग, इसमें भी दुर्ग आ रहा है। मतलब देख रहे हो आपको, दुर्ग दुर्ग दोनों में आ रहा है। बस ऐसे याद कर लो, लिंक करो, याद करो, खत्म, ठीक है। मैप आएगा, मैप बना देना, ठीक। चलिए, अब मैग्नीज, मैग्नीज क्या? ब्लैक हार्ड मेटल है, विच इज मेनली यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, ठीक, एंड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो एलॉयज। फेरो मतलब फेरस एलॉयज, ठीक है। मतलब क्या है? इसका इस्तेमाल क्या होता है? जब आयरन ओर में स्मेल्टिंग की जाती है, मतलब कि उसको पिघलाया जाएगा, उसमें से आयरन निकाला जाएगा, तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है? आपके इस मैग्नीज का। मैग्नीज क्या करता है उसमें? उसमें हेल्प करता है कैसे आयरन ओर से आयरन निकाला जाए, ठीक है। फिर मैग्नीज का इस्तेमाल होता है आयरन के साथ मिला के उसके एलॉयज बनाने का। अच्छा, एलॉय क्या होता है? एलॉय ये होता है कि भाई एक मेटल जो होता है, मान लीजिए आयरन है, आयरन के साथ एक अच्छी प्रॉपर्टी क्या है? बहुत स्ट्रांग है। दूसरी एक उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ गई भाई आयरन के साथ? आयरन को अगर आपने पेंट नहीं किया, खुले में रख दिया, तो क्या हो जाएगा? उसमें लग जाएगी जंग। जैसे आपके दिमाग को लग जाती है ना कि भाई नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, अब भाई कई दिनों तक ऐसे बिना किताब खोले जी रहे हो, तो क्या होगा? जंग लग जाएगी, कुछ नहीं समझ आएगा। तो उसको क्या करना पड़ता है? पेंट करना पड़ता है। कैसे? किताबों से पढ़ना पड़ेगा, भाई ये चल रहा है, ये चल रहा है, एक दो बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे भाई जंग लग जाएगी दिमाग में, फिर कोई काम का नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आयरन को और मेटल्स के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। जब एक मेटल को और मेटल्स के साथ मिक्स करोगे तो उसको बोल देते हैं एलॉय। उससे क्या होता है? उस मेटल की प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती है। जैसे आयरन को हम क्या करेंगे? और मेटल्स के साथ मिलाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी जो रस्ट वाली थी, जिसमें जंग लगता है, वो नहीं लगे, समझ रहे हो? तो उसी लिए क्या है, इसी को एलॉय बोलते हैं। तो फेरस आयरन के जब एलॉयज बनेंगे तो उसमें मैग्नीज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो, अब यूजेस ऑफ मैग्नीज की बात करें। इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आपको पता है। इट इज यूज फॉर हार्डनिंग ऑफ स्टील एंड प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम रस्टिंग। आ ही गया यहाँ पे, ठीक है। आप स्टील देख रहे हो, आप स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है? मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। उससे क्या होता है? वो स्टील में हार्डनेस लेके आता है, नहीं तो स्टील क्या दबे ऐसे दुब दुब। बट रियलिटी क्या है? उसमें मैग्नीज का इस्तेमाल किया और भी मेटल्स का इस्तेमाल किया, उससे क्या हो गया? स्टील एकदम हार्ड हो गई। प्लस
अब उसमें कभी भी रस्टिंग नहीं लगेगी, कभी भी जंग नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। इट इज यूज इन ड्राई सेल बैटरीज। मैंगनीज का इस्तेमाल कहाँ होता है? आपके ड्राई सेल जो बैटरीज होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है, बैटरीज का इस्तेमाल जो होता है उसमें होता है। इट इज यूज इन फॉर्मिंग मेनी अलॉयज। अलॉयज के बनाने का काम आएगा, यूज आएगा। ठीक है, फिर एक और पॉइंट है, शायद आपको दिख नहीं रहा मगर आप पीडीएफ लेंगे तो उसमें सब दिख जाएगा। ठीक है, इट इज, आप पीडीएफ जो डाउनलोड करेंगे तो आपको ये साइड वाले सेक्शन नहीं आएंगे, बस सिंपल आपको वो पॉइंट भी दिख जाएगा। आपको बस देखिए आपको क्या करना है, आपको हमारे जो पॉइंट्स है हमने इसलिए आपके सारे आंसर पॉइंट्स में बना दिए। इससे क्या होगा, आपको बस पॉइंट्स याद करना। ठीक है, आपको बुक के अंदर से पॉइंट्स अब निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आपके लिए पॉइंट्स तैयार कर दी। ठीक, प्लस हमको समझा भी रहे। तो मान लीजिए अगर आपको कहीं और से कोई पॉइंट समझ में भी आएगा, नहीं आ रहा होगा, तो हमारी वीडियो फिर से देखिए, आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। राइट, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है ना। इट इज यूज इन द केमिकल इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है मैंगनीज का। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कहां कहां पाया जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, मैप में पूछ लिया जाएगा। मैप में पूछते हैं कि भाई आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद, विशाखापट्टनम और वाइजैक विजिंग्राम, ठीक है, गोवा के सैंगोम, ठीक है, झारखंड के सिंहभूम, पालामऊ, चाईबासा, ठीक, कर्नाटका का शिवमोगा, चित्रदुर्ग, देखो चित्रदुर्ग यहाँ पे भी आ गया, बेलारी फिर आ गया। ठीक है, याद रखना क्योंकि भाई उसी से जुड़ा हुआ है आयरन के साथ ही। अरे ऐसे याद कर, देखो हमको पता है आयरन में क्या मिलता है, मैग्नीशियम को मिलाया जाता है। तो आयरन के साथ जहां पे आयरन पाया जाएगा वहीं आस पास मैग्नीशियम भी पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो कर्नाटका में चित्रदुर्ग, बेलारी आ गया। आपको एक जगह याद करना है, आपको दोनों जगह यूज हो जाएगा बस। ठीक है, आपको हर स्टेट का एक एक दो याद करना है, बस बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। अब महाराष्ट्र में नागपुर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहा छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला जबलपुर। ये हम लोग हो मैप नहीं है, चलो चलो ठीक है, मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए। देखो ये हो गया हमारा इनर बोर्ड और ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलो मैं ही बना देता हूँ। बट क्या करना है, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना है। इससे क्या होगा, ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये इनर बोर्ड उसमें नहीं आएगा, आपके पीडीएफ में नहीं आएगा। ठीक है, अब डायग्राम पे देखिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कहां कहां पे बोला इन्होंने, इन्होंने बोला है कि भाई एक तो बेलारी रीजन में है। कहां पे? बेलारी बाला, ठीक है, और वही आपका कौन सा रीजन, बेलारी और चित्रदुर्ग। ठीक है, बेलारी और चित्रदुर्ग रीजन। ठीक, बेलारी और चित्रदुर्ग कहां पे है? कर्नाटका में। और कहां पे है? और आपको बोला है कि आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद, विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद और विशाखापट्टनम, यहां पे है आपका क्या, विशाखापट्टनम। ठीक, फिर कहां पे? फिर आपका है कर्नाटका, क्या हो गया, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, बेलारी। ठीक, एक एक हर स्टेट का एक एक दो दो याद कर, बहुत नहीं याद करना होता है कि भाई सब याद कर लें, सब रटना बैठ जाए। सब कौन रटता है भाई, हमको नहीं रटना याद होता है, आपको कैसे हो जाएगा। और कभी रटने की जरूरत भी नहीं है, आपको बस समझने की जरूरत है, आपको लिंक करने की जरूरत है, कैसे आयरन और मैग्नीशियम के प्लेस सेम है, बेलारी चित्रदुर्ग, उसके लिए भी इसके लिए भी, बात खत्म हो गई। ठीक है, फिर देखो झारखंड में सिंहभूम। देखो अब यहाँ क्या है, सिंहभूम, आपको पता है झारखंड में, झारखंड में ट्राइबल लोग रहते हैं और वहां पे उनका बिरसा मुंडा एक थे, वो क्या थे, एकदम वॉरियर थे। तो सिंहभूम, वो सिंह के भूमि से आते हैं, सिंह मतलब शेर। तो आप ऐसे याद कर लो, झारखंड से थोड़ा ट्राइबल हो गया, वहां से जो आए हैं बिरसा मुंडा, वो क्या है, वो एकदम क्या है, ट्राइबल है, उनके लिए शेर के समान है। तो सिंहभूम, सिंह की भूमि से आए, ऐसे याद कर लो। ठीक है, सिंहभूम हो गया। फिर एक ये हो गया, फिर आपका गोवा का हो गया, सैंगुएम हो गया। गोवा कहाँ है आपको पता है, गोवा यहाँ पे, गोवा का लगा दो, सैंगुएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एमपी का हो जाएगा। एमपी का कहाँ कहाँ पे देख लीजिए, एक तो वहां छिंदवाड़ा, बालाघाट। ठीक है, तो आप छिंदवाड़ा यहाँ पे है, बालाघाट यहाँ पे, आप दो तीन यहाँ पे मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। ये वो मिनरल्स होंगे जिनके पास आयरन की प्रॉपर्टी नहीं होगी, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी के पास आयरन नहीं है तो वो हमारे काम का नहीं है, समझ गए। तो नॉन फेरस मिनरल्स क्या है,
ये वो मिनरल्स हैं जिनके अंदर आयरन की प्रॉपर्टीज नहीं होती, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल ले लें कॉपर। भाई कॉपर भले उसमें आयरन की प्रॉपर्टी ना हो, मगर आपको पता है दुनिया चला कॉपर ही रहा है। दुनिया में बिजली कहां से आ रही है भाई? कॉपर वायर। आपके घर में लाइट आ रही है, उसमें वायर में कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? कॉपर। कॉपर नहीं होगा तो आपके घर में लाइट कैसे आएगी? तो इसलिए बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या मिल रहा है? बॉक्साइट से मिल रहा है आपको एल्यूमिनियम, ठीक है, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सब क्या है? नॉन फेरस मिनरल्स हैं, बट बहुत जरूरी है, ठीक है। These minerals play a vital in metallurgical, engineering and electrical industries। आगे ना कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत काम आएगा, इंजीनियरिंग में भी बहुत काम आता है। कौन कौन सा? जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये क्रोमियम हो गया, ये टाइटेनियम हो गया, ठीक है। तो टाइटेनियम आप लोग वैसे भले ना जानते हो, मगर एक और टाइटेनियम से आप जान गए हो क्या? आपके आईफोन जो 15 आया उसमें क्या कौन सी परत है? टाइटेनियम की तो लेयर है। उससे तो आप जान ही होंगे कि टाइटेनियम भी क्या है? एक तरीके का मिनरल है। प्लस अगर वो फेरस होता, अगर वो फेरस होता, दिमाग लगाइए, अगर वो फेरस होता तो क्या होता? अगर आईफोन 15 का जो आउटर लेयर है अगर वो फेरस होता, आयरन का बना होता, तो भारी हो जाता। प्लस कहीं भी मैग्नेट होता तो उससे चिपक जाता। प्लस उसको आसानी से क्या कर सकते थे हम लोग? एक तरीके से लोकेट कर सकते थे, या फिर आप कर सकते थे जब स्कैन होगा तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता, हो सकता है स्कैनिंग से वो हीट कर जाता, है ना। तो वो सब प्रॉब्लम ना हो तो क्या होता? नॉन फेरस मिनरल टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया। भले क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? बहुत ही हल्का होता है, प्लस इसमें आयरन कंटेंट नहीं होगा। पता चला आपके जेब में जो फोन है, आईफोन है, उसमें लगा हुआ आयरन कंटेंट, पता चला बगल से कोई चिंबक गया या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट गया, आप तो उधर ही चिपकते चले गए, राइट। तो आपको तो मार देगा करंट, चले गए आप। तो ये प्रॉब्लम है ना, इसलिए नॉन फेरस मिनरल्स का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। चलो कॉपर की बात करते हैं। कॉपर एक मेलेबल डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, ठीक है। कहां इस्तेमाल होगा? इलेक्ट्रिकल केबल्स में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में काम आता है, केमिकल इंडस्ट्री में भी काम आता है। कहां कहां फेमस है? ये है बालाघाट माइंस, बहुत अच्छी फेमस है मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट माइंस कौन सी? खेतरी माइंस कहां पे है? राजस्थान में है। फिर दहेज है आपका कहां पे? गुजरात में। फिर कोरबा है आपका छत्तीसगढ़ में। भुवनेश्वर है आपका उड़ीसा में। और ट्यूटिकोरिन है आपका तमिलनाडु में। ये 4-5 हैं, आपको याद कर लेने हैं। एक दो बार आप रिवाइज करोगे, मैप में बनाओगे, तो आई थिंक आपको फिर तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बार आपने दिल से, मन से एकदम फोकस होकर पढ़ लिया, समझ लिया, बना लिया, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, हमेशा याद रहेगा ये, ठीक है। तो ये आपका कॉपर का क्या है? कॉपर का मैपिंग एरिया है, ठीक। चलिए, इसीलिए हम लोग इसे साथ साथ करा रहे हैं, ताकि आपका क्या हो, आपका एक तरीके से मैप भी प्रिपेयर होता जाए, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर आपको प्रीबोर्ड अभी आ रहे हैं और आपको मैपिंग भी आ रहा होगा, तो आप इसमें भी माइंड साइंस बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। बाकी अभी हम लोग मैपिंग का और वो टोपोशीट टोपोग्राफी का अलग से सेशन लाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, फिर आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट डिपॉजिट्स फॉर्म द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब याद रखो बॉक्साइट के लिए क्या, बॉक्साइट किसका ओर है? बॉक्साइट ओर है एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉक्साइट, आ गया, ठीक है। एल्यूमिनियम हैज अ गुड कंडक्टिविटी एंड अ ग्रेट मेलिबिलिटी। एल्यूमिनियम के साथ एक प्रॉपर्टी क्या है? गुड कंडक्टिविटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक, अमरकंटक ये हो गया, मैकाल हिल्स, ठीक है, और बिलासपुर कटनी ये रीजन, ठीक है। तो ये सारे रीजन क्या है? फिर कोरापुट उड़ीसा में, ये सब क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट आपकी बॉक्साइट की माइंस है, समझ गए? सिंपल। चलिए, फिर आते हैं अब हम लोग मेटेलिक के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे उन्होंने कर लिए। अब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स पे आते हैं सॉरी। अब देखो नॉन मेटेलिक मिनरल्स वही होंगे जिनके पास क्या हो, नॉन डक्टाइल होंगे, नॉन लस्टरस होंगे, ठीक है। बट अब देखो क्या है, डू नॉट कंटेन मिनरल्स, दीज मिनरल्स आर जनरली एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स। याद रखिएगा ये रॉक्स जो होते हैं अक्सर सेडिमेंट्री रॉक से लिंक होते हैं, और मेटेलिक रॉक जो होते हैं वो हमेशा किस रॉक से लिंक होते हैं? इग्नियस रॉक से, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, अगर मेटेलिक नॉन मेटेलिक में डिफरेंस भी आ जाता है, तो जो मेटेलिक रॉक होंगे, मेटेलिक जो होते हैं, ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स वो किससे लिंक होते हैं? वो लिंक होते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। और ये किससे लिंक होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, इन्होंने सॉइल चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा था, प्लस आप लोग का इतना इन डेप्थ है नहीं, तो आप इतना समझ लो कि जो इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक जो होगा वो कहां से आएगा? इग्नियस रॉक आपका आएगा क्या कहते हैं,
आपके मैग्मा, ठीक है, मैग्मा से आएगा, जो आपका ज्वालामुखी होता है, वोल्केनो होगा, वो क्या होगा, जब बाहर निकलता है तो फिर वो जब 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 जम जाएगा तो क्या बनता है, वो इग्नियस रॉक बनाता है। देखो क्या, तो ये आपका क्या है, वोल्केनो है। वोल्केनो जब फूटता है तो क्या होगा, वोल्केनो फूटने के बाद जो उसमें से लावा निकलता है वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आके नीचे जम जाएगा। वो जो मोटी परत होगी रॉक की, वो कौन सी होगी, इग्नियस रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक नाम से पता चल रहा है क्या, सेडिमेंट्स, वो जो नदियां अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ लेके आएंगे, उनको बैठाएंगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, डिपॉजिट करते रहेंगे, सेडिमेंटेशन करती रहेंगे, बैठता रहेगा, बट फिर वहां पे जो बनेगा रॉक वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। ठीक है, ये सेडिमेंट की मदद से बनते हैं। तो देखो इसीलिए देखो ये पत्थर क्या है, अब आपको ये पत्थर देखो, अब ये देखो ये ऐसे ही तो पत्थर मिलते हैं आपको अक्सर, जब आप कहीं पे मिट्टी में खुदाई वुदाई करो तो ऐसे पत्थर मिल जाते हैं। आपको नहीं पता कौन सा मिनरल है, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल हो, ग्रेफाइट आपके हाथ में पकड़ा हो, तो क्यों, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं। समझ गए आप लोग, चलिए। दे आर नॉट यूजली हार्ड एंड हैव नो शाइन ऑफ देयर ओन। एग्जाम्पल सॉल्ट, कोल, माइन, क्ले, ये जितने भी होंगे क्या होंगे, इनकी खुद की कोई शाइननेस नहीं होगी, कोई चमक नहीं होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग, चलिए। अब आता माइका। माइका इज अ मिनरल मेड ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। मतलब क्या होता है, ये ऐसे लेयर्स में होती है। ठीक है, इट कैन बी क्लियर और ब्लैक, कई कलर में होता है, रेड, येलो, ग्रीन। माइका इज द मोस्ट इंटेंसिबल मिनरल यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। मतलब इसको तो आप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसके बिना तो कोई काम होगा ही नहीं, मतलब बहुत जरूरी मिनरल है। कौन सा, माइका। ठीक है, माइका आप देखोगे इसकी लेयर होती है आपके वायर्स के ऊपर भी। ठीक है, इट हैज एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसकी। लो पावर लॉस फैक्टर, इससे पावर लॉस बहुत कम होगा, इसलिए इसको वायर्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, इंसुलेट कर देता है। इंसुलेट मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बाहर नहीं, मतलब इंसुलेटर और कंडक्टर का मतलब तो पता ही होगा, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि कंडक्टर वो होगा जो अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगी। मतलब अगर मेरा हाथ कंडक्टर है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं नीचे आग लगाऊंगा तो ये पूरा हाथ गर्म हो जाएगा, और ऊपर अगर आप छुओगे तो आप भी गर्म हो जाओगे। ये हो गया कंडक्टर। इंसुलेटर होता तो नीचे में चाहे जितनी आग लगा लूं, ये ऊपर का हिस्सा गर्म नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये इंसुलेटर होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, इंसुलेटिंग की प्रॉपर्टी है। मतलब अगर करंट पास हो रहा है तो ऊपर अगर आप हाथ रख के भी बैठे हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, जैसे हाई वोल्टेज आएगा उसको क्या कर देगा, रेजिस्ट कर देगा, रोक देता है। आपको पता है रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, यह आपके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर माइका इस डिपॉजिट फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, माइका, और माइका एक और जगह बहुत पाया जाता है, वो है राजस्थान। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी तो पाया जाता है, प्लस राजस्थान में पाया जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू को यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम बात करें छोटा नागपुर प्लेट्यू की तो चल जा भाई, इस एरिया पे क्या है, इस एरिया में क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर। ठीक है, चल। फिर आता है रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स क्या है, लाइमस्टोन इज फाउंड इन रॉक कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन एक मिनरल है जो कहां पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखिए मुझे पता है कि एक साथ सारे मिनरल्स पढ़ना थोड़ा टफ होता है और थोड़ा क्या होता है, बोरिंग भी होता है। तो पता है इसका एक और ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है कि आप क्या करो कि मेटल्स, मतलब कि आप इसको बारी बारी से डिवाइड करो। जैसे आज के लिए आप क्या करो, आप मेटल्स पढ़ लो, ठीक है, कल के लिए आप नॉन मेटल्स पढ़ लो, फिर क्या करो उसके बाद आप एनर्जी मिनरल्स पढ़ लो, फिर उसके बाद क्या हो कि आप देखोगे कि आपको ये तीनों अगर एक साथ पढ़ लिया आपने, एक साथ पढ़ोगे तो बहुत ही हौच पौच हो जाएगा। पहली बात तो ये, एक साथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर लो, आज थोड़ा कल थोड़ा परसों, 3 पार्ट में डिवाइड करो, एकदम ऐसे उंगलियों पे टिप पे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम में। ठीक है, अगर क्योंकि अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अब आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, तो कॉमन सेंस है भाई, आप क्या करो इसको ब्रेक कर लो ज्योग्राफी के इस टॉपिक को, क्योंकि मैं इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा इसे, है ना। तो बहुत ज्यादा याद करने से अच्छा है कि आपको ना उसको ब्रेक कर लो, आज मेटल्स देख लो, कल नॉन मेटल्स मिनरल्स देख लो, परसों एनर्जी मिनरल्स देख लो, 3 दिन में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, एकदम मतलब सही है ना, कि वही मैं कह रहा था। अब खाली हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्टली भी काम करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। इट इज अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। रॉक मिनरल क्या है, आपके सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एकदम बेसिक मटेरियल है भाई। लाइमस्टोन क्या है,
अगर आपकी सीमेंट इंडस्ट्री में, अगर आपकी सीमेंट जो है उसमें लाइमस्टोन जो है वो बेसिक मटेरियल है, ठीक है। जिप्सम एक और मिनरल होता है जिसको जिप्सम बोलते हैं, वो भी यूज होता है, बट ये भी है, ठीक है। एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन। अब भाई आयरन के स्मेल्टिंग में भी आपके लाइमस्टोन का बड़ा यूज है, ठीक है। लाइमस्टोन क्या करता है, बचे हुए आयरन का क्या करता है, वो फ्लक्स जो निकलता है उसको बाहर निकाल देता है आयरन लाइमस्टोन अपने साथ मिलके, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है किसका, लाइमस्टोन का, ठीक है। रॉक मिनरल्स में एक नहीं, लाइमस्टोन में बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, वो तो हमने खाली आपको लाइमस्टोन पढ़ा दिया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेस की। अब देखो एनर्जी रिसोर्सेज अपने नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये वो रिसोर्सेज हैं जो क्या, जो एनर्जी देंगे आपको, ठीक है। हमको आपको एनर्जी देंगे, वो होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। अब देखो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नाम से चलो कन्वेंशनल, जो आप हमेशा से यूज करते आ रहे हो, ठीक है, हमेशा से यूज करते आ रहे हो, मतलब यू आर यूजिंग इट लॉन्ग टाइम, सिंस लॉन्ग टाइम, जिसको आप हमेशा से यूज करते आ रहे हो, ठीक है। आप देखो जैसे फायरवुड हो गया, कैटल डंग केक हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। तो ये वो मिनरल्स होंगे। आप देखो आप अभी क्या यूज कर रहे हो अपने घरों पे, आप अपने घरों पे एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। आप अपने घरों पे कोल का इस्तेमाल कर रहे हो, जब भी ठंडी आएगी तो आप कोल जलाओगे, ठीक है। बट आप देखो कि आप अपने दादा दादी से पूछिए कि कैसे वो किसका इस्तेमाल कर रहे थे, वो बताएंगे कि वो लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लकड़ी जलाते थे, उसी को तापते थे, उसी से खाना बनाते थे, उसी से सब कुछ करते थे, ठीक है। बट अब हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, ये मिनरल्स क्या है, एग्जॉस्टेबल है। एग्जॉस्टेबल मतलब आने वाले टाइम में आपको ये मिनरल्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने सारा कोल अभी जला दिया, आने वाली जनरेशन को क्या बताओगे कि भाई ये कोल है, ये हम जलाया करते थे 30 ईयर्स पहले, अब नहीं जला सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब खत्म हो गया। तो उससे बचने के लिए क्या है कि भाई अब हम लोग किसकी तरफ आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी है जो अभी तक हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बट अब हम लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और तरीके से क्या बोल सकते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसी एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल। कैसी एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल। देखो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और वहीं हम क्या कहेंगे, नॉन कन्वेंशनल कैसी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये देखो जिसके आगे नॉन नहीं लगा है, अब जैसे नॉन कन्वेंशनल उसके रिन्यूएबल हो जाएगा, और जो कन्वेंशनल है वो नॉन हो जाएगा। अब रिन्यू का मतलब क्या होता है, साफ साफ नाम से चल रहा है, रीन्यू मतलब इसका इस्तेमाल हम फिर से कर सकते हैं, फिर से ये रीन्यू हो सकती है, फिर से नई हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इसके नाम में क्या पता चल रहा है, रिन्यूएबल में ही साफ साफ दिखा है रीन्यू, ठीक है। मतलब नाम में ही दिख रहा है कि भाई ये फिर से क्या हो जाएगी, न्यू, बदल जाएगी, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्यों, ताकि भाई अगर हम अब इस्तेमाल करें उसका फिर से इस्तेमाल कर सके, फिर से इस्तेमाल कर सके। जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी आपने छत के ऊपर सोलर पैनल लगाया, भाई आज लाइट आई हमने यूज कर लिया, कल सूरज आएगा हमने कल फिर यूज कर लिया, तो ये क्या है, ये तो लगातार यूज होती रहेगी, ठीक है। ये आपको हमेशा मिलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली, अभी कुछ सालों बिलियंस ईयर तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, समझ गए। विंड एनर्जी, भाई हवा तो चलनी ही चलनी है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। टाइडल एनर्जी, भाई टाइड्स तो आनी ही आनी है, सन मून के मूवमेंट से हाई टाइड लो टाइड तो आनी ही आनी, तो ये तो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो भाई अभी तक यूज नहीं कर रहे थे मगर अब यूज करेंगे, और ये सब के सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल मतलब हम इनको फिर से रिन्यू कर सकते हैं। बट कन्वेंशनल सोर्स क्या है, ये भाई नॉन रिन्यूएबल है, इनको हम कभी रिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्यों, अगर आपने आज पेट्रोल, आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया 100 रुपीज का, आप इसको लेके गए, शाम को आए वापस, पूरा तेल खत्म, अब वो तेल आपको कभी वापस नहीं मिलने वाला, वो सब खत्म, बर्न हो गया, खत्म, एग्जॉस्ट, समझ रहे हो। इसलिए क्या है, ये आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, कोल पे आते हैं। कोल अकर्स इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, कॉमन सेंस हम लोग ने पढ़ा ही है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक, इट वाज फाउंड व्हेन द प्लांट्स
and ferns were buried in the swamp forest. Heat and pressure exerted by the many layers which were formed over these decayed plant resulted in the many physical and chemical changes. ठीक है, एक सिंपल तरीके से अगर हम जाने तो सिंपल तरीके से क्या है कि देखो पहले क्या था, कई मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जैसे यहाँ पे खूब सारे क्या थे, पेड़ थे, ठीक, खूब सारे पेड़ थे क्योंकि पहले ह्यूमंस तो थे नहीं, ठीक है, तो क्या था, पूरा एकदम घना जंगल था, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ये बोल रही है आपके क्या है, ये आपके पेड़ खड़े, ये आपके क्या हो गए, ये आपके जंगल था एक, बट क्या हो गया, नेचुरल कैलेमिटी आई या क्या आया कि आपका क्या हो गया, ये जो हिस्सा है या तो आपको मान लो क्या आ गया, फ्लड आ गया, फ्लड आएगा तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, पूरा हिस्सा मिट्टी से कवर हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी से कवर हो गया, तब ये एरिया दब जाएगा, फिर आगे चल के फिर फ्लड आया, उसने पूरा दबा दिया, या फिर क्या हो गया, किसी नेचुरल कैलेमिटी से क्या हो गया, ये हिस्सा जमीन के नीचे अगर चला गया, ठीक है, मान लो ये हिस्सा कहाँ चला गया, जमीन के नीचे, कहाँ चला गया, जमीन के नीचे, तो विद टाइम देखोगे, विद टाइम आप देखोगे कि क्या होगा, विद टाइम जब आगे वाले टाइम में देखोगे तो ये ऊपर आपकी सरफेस होगी और नीचे जो आपके जो पेड़ पौधे थे वो क्या होंगे, वो दबे पड़े होंगे, ठीक, वो दबे पड़े होंगे, और उसके ऊपर क्या होगा, जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है ऊपर से क्या कर रही होगी, बहुत ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड कर रही होगी, क्या प्रोवाइड कर रही होगी, प्रेशर, प्रेशर प्रोवाइड कर रही होगी, खूब ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रही होगी, गर्मी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाफ बर्न हो जाएंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कोल में, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कोयले में, ठीक है, तो ये काम होता है किसका, ये काम आपकी धरती माता का ही होता है, क्या करने का, कि भाई पेड़ आया, पेड़ को क्या करेंगे, धरती के नीचे दबाएंगे, इतना प्रेशर करेंगे, इतना प्रेशर करेंगे, इतना प्रेशर दबाएंगे, तो वो क्या होगा, मतलब आपको भी, और आपको पता है कि नहीं कि कोयले के ऊपर जब और प्रेशर होगा, इसके ऊपर और प्रेशर होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डायमंड में, ठीक है, वो भी एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें और लंबा समय लगेगा, तो आप ये समझो कि आपको इसको अपने तरफ अपने ऊपर लेना है, कि आपको अपने ऊपर इतना प्रेशर कर देना है कि पढ़ाई के लिए, कि भाई अब तो 2 महीने इतना प्रेशर करो, इतना पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, उससे क्या होगा कि आप इतने मेहनत कर लोगे कि आप एक टाइम के बाद कैसे चमकोगे, डायमंड जैसे, और कैसे लेके आओगे मार्क्स 100, और आपको पता है 100 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है, बस क्या करना है आपको, बस मेहनत करनी 2 महीने की, बस 2 महीने आपको मेहनत करनी है, और आपको पता है कि उसके बाद आपकी एकदम बल्ले बल्ले होनी, क्यों, 100 मार्क्स आएंगे, ठीक। तो आपको भी अपने ऊपर क्या करना है, ऐसे प्रेशर करना है पढ़ाई का, एकदम दिमाग को, कहीं मन भागे है नहीं इंस्टाग्राम की रील देखने, नहीं, प्रेशर करो उसको, नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी क्या कर लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं 2 महीने के लिए, ऐसा चमके कि डायमंड बन के निकले, राइट, डायमंड स्टूडेंट्स बन के आओ, तो चलो, तो कोल कैसे बनेगा, कोल बनेगा भाई प्रेशर से, कोल क्या करेगा, कोल कंटेन करेगा कार्बन को, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये सारी चीजें कौन कंटेन करता है, कोल, जब आप कोयला जलाओगे तो ये सारे मिनरल्स कहां जाएंगे, ये सारे मिनरल्स एनवायरमेंट में चले जाते हैं, इसलिए कोल क्या करता है, पोल्यूशन करता है, क्यों, क्योंकि ये सारे मिनरल्स एनवायरमेंट में चले जाएंगे, पोल्यूशन करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड मॉइस्चर कंटेन वोलेटाइल मैटर, अब देखो कार्बन कंटेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास चार टाइप के कोल्स हैं, अब याद रखो ये जो हमने 4 टाइप के कोल्स पढ़े, ये हम लोग ने क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी पढ़े थे, और हमने तभी समझा दिया था आपको, अगर आप वो देखे होंगे तो आपको ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आपको लग रहा होगा ओह ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो आता है, क्यों, क्योंकि हम लोग ने क्वेश्चन आंसर सीरीज में सारे टॉपिक के ऊपर जो जो क्वेश्चन बन सके सब डिस्कस कर लिए, ठीक है, चलिए, अब 4 टाइप के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। अब देखो एंथ्रासाइट का क्या है, एंथ्रासाइट इज द हार्डेस्ट एंड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एज इट हैज कार्बन कंटेंट ओवर 90%, इसमें कार्बन कंटेंट क्या है, 90% से भी ज्यादा कार्बन कंटेंट है, एंड इट स्लोली बर्न स्लोली विदाउट स्मोक, ये जब जलता है तो भाई धुआं नहीं देगा, ये बस अंदर से एकदम ज्वालामुखी बन रहा है अंदर से, ठीक है, वैसे बनो एकदम, ठीक है, कि पढ़ने के लिए एकदम क्या बन जाओ, एंथ्रासाइट बन जाओ, कि सामने वाले को पता भी ना चले कि क्या कर रहे हो, मगर आप अंदर ही अंदर क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ठीक है,
चलिए, इट लीव्स वेरी लिटिल एश बिहाइंड एंड हैज अ हाई हीटिंग वैल्यू। जब भाई एकदम अंदर से जल रहा है वो, तो क्या होगा, बहुत ही लिटिल एश, बहुत ही कम राख छोड़ेगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा। अब आता है बिटुमिनस कोल। ये क्या होता है, इसका कार्बन कंटेंट 50-20% होता है, और हम ही जो लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा कोल है, बिटुमिनस कोल है, ठीक है। इट इज अ हार्ड ब्लैक, इट मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ टॉप कोल आउटपुट। देखो आ गया, इंडिया के टोटल कोल आउटपुट का 80%, इंडिया क्या, वर्ल्ड की बात हो रही, पूरे वर्ल्ड में जो पूरा कोयला निकाला जाता है उसका 80% जो कोयला है वो बिटुमिनस ही निकलता है, ठीक है। अब देखो, इट इज वाइडली यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पस, ठीक है, इसलिए इसका नाम एक और रखा गया, क्या, कुकिंग कोल। कौन सा कोल, कुकिंग कोल। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज अ कुकिंग कोल, तो आप बिटुमिनस कोल की प्रॉपर्टी बताओगे, या एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कुकिंग कोल, तब भी आप यही एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुकिंग कोल, इसी को बिटुमिनस बोलते हैं। इट इज पॉपुलर इन वेरियस इंडस्ट्रीज। हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल इज यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस ऑफ स्मेल्टिंग आयरन। देख रहे हो, फिर आयरन भाई साहब आ गए, मतलब आयरन भाई साहब अपने साथ साथ और भी जो मिनरल्स हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब हम जहां रहेंगे हमारे साथ हमारी पूरी टीम की नाम होगा, तो वही आयरन वही कर रहा है कि आयरन अपने साथ क्या कर रहा है। उधर उन्होंने क्या पढ़ा था, मैग्नीज का भी नाम उड़ा रहा है, हम लोग उसकी वजह से मैग्नीज पढ़ लिया, हम लोगों ने लाइमस्टोन भी पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोल भी पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये सब आयरन भाई साहब को आयरन बनाने में मदद करते हैं, आयरन ओर को, ठीक है। थर्ड क्वालिटी क्या होती है, थर्ड क्वालिटी होती है आपकी लिग्नाइट। इट इज अ लो ग्रेड कोल। ये क्या है, एक लो ग्रेड कोल है, ठीक है, जिसका कार्बन कंटेंट बहुत ही कम होता है, मगर इसका मॉइस्चर कंटेंट, कॉमन सेंस से अगर कार्बन कम है तो उसमें पानी बहुत होगा। अब जब पानी बहुत होगा तो कोयला जलेगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, धुआं, और कुछ नहीं, हीट ही नहीं, भैया भाई धुआं धुआं हो, ऊपर धुआं हो गया अंदर से आग ही नहीं बची आपके अंदर, ठीक है, तो वो हाल हो जाएगा। कैसा, तो आपको भी लिग्नाइट नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, एंथ्रासाइड बनना है, राइट। आपको लिग्नाइट और पीट नहीं बनना, पीट तो और एकदम पीट दे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इट इज द लीस्ट कार्बन कंटेंट, बिल्कुल कार्बन नहीं, इंफीरियर टू अदर थ्री, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड इनटू कोल, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, पीडीएफ देखेंगे तो पता चल जाएगा, इसमें क्या लिखा है कि भाई ये पहला स्टेप है कि जब वुड कोल की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, मतलब आप समझ रहे हो, इन्होंने क्या बोला कि पहले आपका क्या बनेगा, पहला है आपका जब भी वो लकड़ी, जैसे ये लकड़ी है और ये जब नीचे दबी और कोल बनने की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले जो कोल बनेगा वो कौन सा बनेगा, कन्वर्ट होगा वो पहले आपके पीट में। उसमें क्या होगा, क्यों, क्योंकि उसमें होगा आपका वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा, कार्बन कम होगा। पीट के बाद वो क्या बनेगा, लिग्नाइट बनेगा। और प्रेशर होगा, और प्रेशर होगा, और प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है, और प्रेशर देंगे और हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये लिग्नाइट को और प्रेशर और हीट दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर और हीट देने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा लिग्नाइट से बिटुमिनस। और फिर इसको जब और हीट प्रोवाइड करोगे और प्रेशर प्रोवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा एंथ्रासाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपके साथ भी ये किया जा सकता है। कैसे, आप क्या करो, आप अगर रिपीट हो इस समय, आप बिल्कुल पढ़ाई में क्या हो, एकदम अभी तक क्या कर रहे थे, बस मोए मोए कर रहे थे, ठीक है, अब वो मोए मोए से बाहर निकलो, ठीक है, नहीं तो मोए मोए आईसीएससी बोर्ड कर देगा आपके साथ। अब देखो क्या है, अब पीठ क्या करेगा, पीठ के साथ जब आप प्रेशर प्रोवाइड करोगे, जब आप अपने आप के ऊपर क्या करो, प्रेशर प्रोवाइड करोगे, भाई आप पढ़ना है, थोड़ी गर्मी आएगी आपके बॉडी में, यार मेहनत करनी है और मेहनत करनी, तो पीठ से क्या बनोगे आप, लिग्नाइट बनोगे। लिग्नाइट बनोगे तो आप इग्नाइट हो गए, भैया और पढ़ना और पढ़ना, फिर आप कहां जाओगे, विटामिनस की तरफ जाओगे। और जब आप इतना पढ़ लोगे, भाई आप रोज पढ़ रहे हो, रोज रिवाइज कर रहे हो, तो आपको एंथ्रासाइड बनने की जरूरत, बिल्कुल आप एंथ्रासाइड बनोगे। और जिस दिन आप एंथ्रासाइड बन गए तो आपका मन करेगा कि और मेहनत करें, और आप किसकी तरफ जाओगे, डायमंड बनने जाओगे, ठीक है। तो सिंपल है, आप कोल को अपने ऊपर रख लो और वैसे ही मेहनत करो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कोल। अरे यार यूजेस ऑफ कोल आपको पता, कोल क्या काम करेगा, अभी ठंडी आ गई है, देखो विंटर्स आ गए, अब किसके काम आएगा, तापने के काम है, कॉमन सेंस, आप तापो बैठ गए। थर्मल पावर का, वैसे तो पावर प्लांट जनरेशन काम करता है, सॉरी, ठीक है। पावर प्लांट जनरेशन मतलब क्या होगा कि आपके कोल को, जो कोल है उसको बर्न किया जाएगा, ठीक है। कोल से जो हीट निकलती है उससे वाटर बॉडी को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, उसमें से जो स्टीम निकलेगा उससे टरबाइन को घुमाया जाएगा और उससे क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब
कोल की मदद से आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो। समझ गए, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख ही रहा है, ठीक है। तो कोल की मदद से आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हो। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। फिर क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। अरे भैया अभी पढ़ चुके, आयरन स्टील इंडस्ट्री के एकदम माई बाप है यार। भाई आयरन को पिघलाना है, आप गैस स्टोव पे थोड़ी ना आयरन ओर पिघलाओगे कि भैया आओ चलो एक भगोना आयरन ओर लेके आए, चलो अपने घर के गैस स्टोव पे आप आयरन बनाएंगे आज। उसको बहुत हीट चाहिए, और वो हीट कौन प्रोवाइड करेगा, कोयला भाई साहब। समझ गए, चलिए। Chemicals such as ammonia, benzol are obtained as a byproduct of from the gases which are released when the coal is burnt and is closed chamber to get metallurgical coke, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई हम क्या करते हैं कि कोक बनाने की कोशिश करते हैं, किससे, आपके कोल से। तो उसको क्या करते हैं, हम बर्न करते हैं इन अ क्लोज चैम्बर, ठीक है। तो जाके उससे क्या बनता है, एक कोक बनता है। कोक भी एक तरीके का मिनरल है, आप ये बोल सकते हो, मेटल्स है, ठीक है, मेटलर्जी में काम आएगा। तो ये 3-4 यूजेस हैं आपके कोल के। और याद रखिएगा एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा थोड़ा 2-3 पार्ट को इंक्लूड करके, जैसे कि व्हाट इज हाउस होल्ड कोल, गिव सम यूजेस ऑफ कोल, ऐसे हो जाएगा। या मेंशन सम कोल बेल्ट विद डायग्राम एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाउस होल्ड कोल। मतलब 3-4 क्वेश्चन को आपस में क्या कर देंगे, वो मिक्स कर देंगे, तब जाके वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एक मिनट, ओके चलो। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कोल इन द कोल फाउंड इन 2 फील्ड, ठीक है, गोंडवाना कोल फील्ड एंड टर्शियरी कोल फील्ड, ठीक है। अब पहले ये देखो, ये आपके वैसे भी किसी काम का नहीं है, बस ये याद रखो इंडिया में कौन से कोल फील्ड होता है, बिटुमिनस कोल फाइंड किया जाता है। गोंडवाना कोल फील्ड क्या, इट अकाउंट फॉर 98% ऑफ टोटल कोल रिजर्व्स इन इंडिया, रिजनली फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। अब ये जो एरिया है, अब मैप में बस इतना एरिया जानने रहो बस, ठीक है। कौन कौन सा एरिया है, ये है आपका सिंगरौली, ठीक है, ये आपका बोकारो, ठीक है, झरिया, ठीक है, झरिया झा से झरिया, झा से झारखंड, झारखंड में झरिया है, ठीक है। फिर 4 है रानीगंज, वेस्ट बंगाल में रानी है, ठीक है। आप देखोगे छत्तीसगढ़ में कौन है, कोरबा, ठीक है। तालचेर उड़ीसा में है, और फिर क्या है, सिंगारेणी आपकी आंध्रा में है, और नवेली आपके कहां पे, तमिलनाडु में। तो ये 4-5-6 जगह हैं जो आपको मैप प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसलिए आप क्या करो, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करो तो उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, फिर आता है पेट्रोलियम। अब आते हैं हम लोग क्या, एनर्जी मिनरल्स में ही तो है हम लोग एक तरीके से। देखो क्या एनर्जी मिनरल्स एंड पेट्रोलियम क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इट इज फाउंड इन द अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन सच एज सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, पेट्रोल, डीजल, टार, ठीक है। देखो जैसे आपका कोल बना था, बिल्कुल वैसा ही एक प्रोसेस है किसका बनने के लिए, पेट्रोलियम बनने के लिए। बट पेट्रोलियम बनने में क्या होगा, वो आप वाटर बॉडीज में देखोगे कि वाटर बॉडीज में वो क्या करेगा, बन रहा होगा, ठीक है। ये एक अंडर मतलब क्या है कि रिजर्व, एक तरीके से क्या सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ऑयल ट्रैप हो जाता है, फिर उसी सेडिमेंट्री रॉक में हम होल करते हैं, ठीक है, और उसमें से क्या निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है। पेट्रोलियम को क्या मतलब, क्रूड ऑयल निकलता है। उस क्रूड ऑयल को हम फिर क्या करेंगे, रिफाइनरीज में लेके जाते हैं, रिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो एलपीजी हो, वो सब कहां से निकल रहा है, वो क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग से निकल रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, रिफाइनिंग ये सब साइंस के टॉपिक हैं, तो हम लोग को ये सब पढ़ना ही नहीं। हम लोग को बस क्या करना है, रिफाइनिंग का मतलब सिंपल एक ये समझ लो, रिफाइन, उसको और प्योरीफाई कर रहा है, बस ये समझो, ठीक है। तो क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल आया, उसको हमने बर्न किया और उसको रिफाइन करके उसमें से और तेल निकालना शुरू कर दिया, अलग तरह तरीके के, पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे आपका पेट्रोलियम वैक्स हो, या जो भी हो, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब पेट्रोल के, क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट हैं जो कि हीट करने से मिलते हैं, ठीक है। फिर हाँ यही है, मतलब कि आप ये समझो कि भाई ये साइंस में पढ़ना तो पढ़ना, बट अभी आप ये समझ लो कि प्यूरिफिकेशन होता है, उसमें से निकलता है पेट्रोल, पर समझ गए। चलिए, अब यूजेस ऑफ पेट्रोलियम आपको पता भाई, आपके लिए फ्यूल का काम करेगा। आफ्टर रिफाइनिंग पेट्रोलियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस पेट्रोकेमिकल लाइक गैसोलीन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, प्रिंटिंग इंक, ठीक है। मतलब जब आप पेट्रोलियम को रिफाइन कर दोगे तो कई सारे बाय प्रोडक्ट्स बनाने में भी आपका क्या काम आएगा, आपका यही पेट्रोलियम काम आएगा। आप देखोगे कभी पेंट का डिब्बा खुलता है, आपको हल्का पेट्रोल का खुशबू आता है,
ठीक है, कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसको खोलते ही आपको क्या आएगा, आपको पेट्रोल की खुशबू आने लगती है, तो उसमें क्या होता है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भाई ये कुछ जगह हैं जहां पे आपको क्या मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन मिलता है। कहां, मुंबई हाई, खंबात, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग ने उस क्वेश्चन आंसर सीरीज में पढ़ा था भाई, दिग्बोय। ठीक है, दिग्बोय, नाहरकटिया, ये कुछ जगह है जहां पे क्या मिलता है, आपको पेट्रोलियम मिलता है, और सबसे पहले पेट्रोलियम यहीं पे प्रोडक्शन शुरू हुआ था, दिग्बोय में, असम में। ठीक है, इसलिए मैप बनाया है ताकि आपको याद हो जाए वो क्वेश्चन आंसर सीरीज जो हम लोग ने की थी। ठीक है, नहीं देखी है मैं फिर से कह रहा हूं, आप क्वेश्चन आंसर सीरीज देखिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, किसमें, प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में। क्यों, क्योंकि चैप्टर को समझने के लिए अगर खाली बुक्स होती तो क्या मतलब है क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर सीरीज का। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर से पता चलता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन। ठीक है, हो सकता है आपको यहां ना समझ में आ रहा हो, मगर क्वेश्चन आंसर सीरीज में सब समझ आ जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन आंसर साथ में दिए हुए, समझ गए। तो ये आपके कुछ जगह है, जैसे अंकलेश्वर हो गया, ठीक है, यहाँ पे खंबात हो गया, बसीन हो गया, मुंबई हाई हो गया, ये सब जगह क्या है, ये सब जगह इंडियन ऑयल फील्ड्स की हैं। समझ गए, आ गया, चल। अब आता है नेचुरल गैस। इंडिया में नेचुरल गैस क्या, इज important clean energy, so it is considered an environmental friendly fuel. The power and fertilizer industries are the key users of natural gas. Natural gas का इस्तेमाल कौन कर रहा है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल कौन कर रहा है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कर रही है। ठीक है, याद रखना, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में, वो कौन सी गैस का इस्तेमाल कर रही है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, चलिए, अब इसी को क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हो इसमें अपने व्हीकल्स में, जिसको आप बोलते हो नहीं भाई, सीएनजी गाड़ी है, वो क्या है, वही नेचुरल गैस। अब इंडिया में कहां कहां रिजर्व है, यहां पे सबसे बड़ा रिजर्व है, कहां पे, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, और भी कई जगह पे इसको विंध्यन बेसिन बोलते हैं, और ये सब पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, बट यहां पे भी क्या पाया जाता है, आपको नेचुरल गैस के क्या मिलते हैं, रिजर्व्स मिलते हैं। बट कृष्णा गोदावरी बेसिन ज्यादा फेमस है। यहाँ पे दामोदर बेसिन है, यहाँ पे असम बेसिन है, यहाँ पे रीवा बेसिन है, यहाँ पे प्राणहिता गोदावरी बेसिन है। मतलब कई जगह पे ऐसा है जहां पे आप देखोगे कि नेचुरल गैस मिल रही है। ठीक है, समझ गए, चलिए। फिर हम लोग ने वो पाइपलाइन भी याद करी थी ना, जो यहां से जाती है, क्या कहते हैं वो, एक वो आप क्वेश्चन आंसर सीरीज में देखो, या हम तो यहाँ बता ही देंगे। ठीक है, यहाँ तो बताने से क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज देखनी चाहिए, उसमें इस पाइपलाइन के ऊपर भी क्वेश्चन है, नेचुरल गैस के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, पेट्रोलियम के ऊपर भी क्वेश्चन है, मतलब जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपने दे दिए। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई उस नाम से तो चल रहा है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो अब हम लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा है हम लोग ने, दीज आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये अब हम रिन्यू भी कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड, बायोमास, वेस्ट मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहला कौन है, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कॉमन सेंस से किसकी मदद से बनेगी, न्यूक्लियर एनर्जी कहां बनती है, न्यूक्लियर प्लांट में बनती है। ठीक है, इसमें किसका इस्तेमाल होता है, एटम्स का इस्तेमाल होता है, कौन से, यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल होता है ताकि आपका एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, फिर आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का क्या साथ क्या है, सोलर एनर्जी आपको पता है किसकी मदद से बनेगी, सोलर लाइट की। और कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फोटोवोल्टाइक एक टेक्नोलॉजी है, वो क्या करती है, वो सामने से जैसे सन आएंगे, फोटॉन्स आएंगे सन के, उसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। समझ गए, चलिए। विंड पावर, विंड पावर आपको पता है, वो जो विंड मिल्स देखते रहते हो ना, विंड पावर क्या होती है, इंडिया में सबसे ज्यादा कहां है, तमिलनाडु, फ्रॉम नागरकोइल। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। ठीक है, मदुरई मतलब तमिलनाडु में एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का क्या है, सबसे बड़ा आपको वो मिलता है, क्या, विंड फार्म मिलता है। मगर अगर साउथ में देखा जाए, वैसे तो इंडिया में क्या है, बहुत सारी जगह है, मगर यहाँ पे है नागरकोइल से टू मदुरई। किसका, आपके विंड फार्म्स है। यहाँ पे विंड फार्म में क्या होता है, आपको भी पता है कि कई सारे क्या होंगे, विंड मिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, वो क्या होता है, ये एक नहीं कई सारे एक साथ लगे होंगे, और ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे इनके टरबाइन कनेक्ट होता है।
टरबाइन पीछे जाता है, उससे क्या होता है, जब ये घूमता है तो टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। समझ गए? ये हो गया आपका विंड पावर। फिर बायोगैस, नाम से चल रहा क्या, इज अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल दैट इज नेचुरली प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ये वो गैस होगी जो कि कहां से मिल रही होगी, आपके ऑर्गेनिक वेस्ट से मिल रही होगी, को क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट से मिल रही होगी। बायोगैस द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा होगा, बायोगैस को एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, क्या आप लोगों ने वो पढ़ा है कि नहीं, कभी सुना है गोबर गैस, गोबर गैस प्लांट, है ना, सुना होगा। इसमें क्या होता है, गोबर की गैस, जो गोबर है, गाय का गोबर हो गया, उसके साथ और भी ह्यूमन वेस्ट हो गया और प्लांट वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, सबको मिक्स करते हैं और उसको क्या करते हैं, एनारोबिक फर्मेंटेशन बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। क्या एनारोबिक डिकम्पोजिशन करेंगे, उसको एकदम सड़ाएंगे एकदम हवा के एब्सेंस में, फिर उसमें से जो गैस निकलती है वो किसका काम करती है, गोबर गैस का काम करती है। ठीक है, वो गैस एकदम बढ़िया, आप उससे क्या कर सकते हो, खाना भी बना सकते हो, गाँव में उसी से बनती है। फिर आती है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है जो टाइड्स का इस्तेमाल करती है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स का इस्तेमाल करती है, किसके लिए, आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। एक सिंपल अगर डायग्राम से समझना चाहो, ठीक है, देखो डायग्राम से समझना चाहो, क्योंकि हम इसलिए समझा रहे हैं, ये अलग से हम समझा रहे हैं, ये आपके पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये इनर बोर्ड में आ रहा है तो ये हट जाएगा, बट अभी आपको समझा रहे हैं ताकि आप समझ लो। जैसे अगर ये हमारे इंडिया का क्या है, सदर्न हिस्सा है, यहां से क्या आती है, वेव्स आती है खूब सारी, जब हाई टाइड आएगा तो पानी क्या होगा, इन जगहों पे स्टोर हो जाएगा, ऊपर आएगा, ऊपर चढ़ जाएगा पानी। जब ऊपर चढ़ जाता है तो जैसे मान लो ये आपका सी शोर है, क्या है, सी शोर है, अरे भैया हट जाओ, ठीक है, और पानी क्या हो गया, पानी यहां तक आ गया, पानी ये ऊपर तक आ गया पानी, क्योंकि हाई टाइड है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है। हमने क्या किया है, हमने, क्योंकि हमको पता हाई टाइड है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे एक वॉल खड़ी कर दी और यहाँ पे लगा दी हमने टरबाइन, टरबाइन फिर यहाँ पे लगा दी। तो जब लो टाइड आएगा तो ये पानी क्या करेगा, यहाँ का पानी तो पीछे चला जाएगा, यहाँ का पानी क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, बट ये जो एरिया का पानी है वो यहीं पे स्टोर हो जाएगा। अब वो क्या होगा, यहाँ पे जो टरबाइन है उसमें क्या होगा, एक टरबाइन के पास, टरबाइन के पास एक होल होगा, मतलब कि जहां से पानी, वो पानी जो बड़ी प्रेशर से आएगा वापस, क्योंकि उसको इसमें मिलना है, ठीक है, तो उसमें मिलने के लिए क्या करेगा, बड़ी प्रेशर से आएगा, उस प्रेशर से क्या करेगा, इस टरबाइन को वापस से घुमा देगा, क्या करेगा, घुमा देगा। इस टरबाइन को घुमाने से क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका टाइडल एनर्जी। अब आता है जियोथर्मल एनर्जी। भाई नाम से तो जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, वो एनर्जी जो हमको धरती की गर्मी से मिल रही हो, ठीक है, वो है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। क्या होता है, कई बार अर्थ के इंटीरियर से क्या होता है, कई जगह से हीट निकलने की कोशिश होती है, ठीक है, अंदर, क्योंकि आपको पता है अर्थ के इंटीरियर पे क्या है, बहुत हीट है, बहुत प्रेशर है, तो अगर हल्के से भी उसको कहीं क्रैक दिख गया तो वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो वहां से जब निकलती है तो आसपास अगर मान लो कोई वाटर बॉडी हो गई तो उसको क्या करेगी, उसको गर्म करना शुरू कर देती। तो आप देखोगे कि नॉर्थ वो हिमालयाज में कई सारी ऐसे लेक्स हैं जो क्या होती है, हमेशा उनका पानी गर्म रहता है। वो रियलिटी क्या है, वो रियलिटी ये है कि नीचे से जियोथर्मल एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी क्या कर रही है, उस पानी को गर्म कर रही है। बस ये है इसका, ये सिंपल रीजन यही है कि नीचे से जियोथर्मल एनर्जी क्या कर रही है, उन पानी को, उन तालाबों को क्या कर देती है, वार्म कर देती है। तो वही आपकी जियोथर्मल एनर्जी। इंडिया में कहा जियोथर्मल एनर्जी, बहुत जगह पे है, बट फेमस कहाँ की है, पूगा वैली। पूगा वैली कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। तो और भी कई जगह पे है जहां जियोथर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नाम से पता चल रहा है क्या, हाइड्रोलिक नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है यार, गलत, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। कौन सी पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। ये कहां से पाई जाती है, ये भाई सिंपल सिंपल, आप लेक्स देख, सॉरी आप ये देख रहे हो, डैम बनाए जाते हैं ना, इसमें क्या होता है, जैसे रिजर्वायर है, पानी रोका गया, एक नीचे से छोटा सा पाइप बनाया, ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू जब ये पानी आएगा तो इस टरबाइन को घुमा देता है। इस टरबाइन को घुमाने से क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जनरेटर्स हैं,
ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पावर लाइन, आपके घरों पे लाइट आती है। ठीक है, तो यही तरीका है जो डैम्स में हो रहा है, यही तरीका है जो आपकी टाइडल एनर्जी में भी हो रहा है। क्यों, हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह तो करते हैं कि टाइड्स का पानी पीछे रह गया, अब इसी तरह टाइड का पानी पीछे रह जाता है हाई टाइड की वजह से, लो टाइड का पानी इधर आ जाता है, तो इस पानी को इसमें मिलने के लिए क्या करेगा, बहुत तेजी से निकलने की कोशिश करेगा और टरबाइन को घुमा देगा। भाई वही तो चाहिए, बिजली बना दो हमारे लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। और इसी की तरीके से हमारे पास 2-3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कौन कौन से हैं, आपका भाखरा नंगल डैम है। भाखरा नंगल डैम कहाँ पे है, हिमाचल और पंजाब। ठीक है, आपको पता है। फिर आपका हीराकुद डैम कहाँ पे, कौन सी रिवर पे, महानदी रिवर पे, और कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये 2-3 डैम्स हो गए। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई ये हर बार आ जाता है, हम लोग कहते हैं ना हर चैप्टर में कंजर्वेशन आ जाता है, तो वही हाल है यहाँ पे भी, क्या कंजर्वेशन आ गया। क्या है, एवरी सेक्टर ऑफ द नेशन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी। चाहे जो भी सेक्टर हो इंडिया का, उसको एनर्जी तो चाहिए, बिना एनर्जी के चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपको कोई ना कोई सस्टेनेबल पाथ, आप सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल एनर्जी या सस्टेनेबल क्या, अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी वो कंडीशन है जिसमें आप रिसोर्सेस का अभी इस्तेमाल कर रहे हो, मगर ये ध्यान में रखते हुए कि भाई फ्यूचर जनरेशन जो है, आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे, उनके बच्चे जो होंगे, उनको लिए भी आप कुछ ना कुछ बचा के जाओ, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, समझ गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को सस्टेनेबली यूज करना पड़ेगा, ताकि आने वाली जनरेशन को भी वो एनर्जी का यूज मिल सके। ऐसा ना हो कि भाई उनको पता भी ना चले कोल क्या होता था, ठीक है, उनको पता ही ना चल पाए कि पेट्रोल क्या होता था। उन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सस्टेनेबली एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया। ठीक है, और भी कई सारे यूजेस हैं। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के ऊपर 3-4 क्वेश्चन, 4-5 पॉइंट लिखना आएगा, तो आप यहाँ से लिख दोगे। ठीक है, हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ सॉइल भी पढ़ा है, हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ सॉल्ट भी, सॉरी क्लाइमेट भी पढ़ा है, हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स भी पढ़ा है। मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं, कंजर्वेशन के ऊपर अगर हर टॉपिक के ऊपर हम लोग ने क्या किया, एक एक 4-4, 5-5 पॉइंट तैयार कर लिए। अब कंजर्वेशन के ऊपर किसी भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन है, हम क्या कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग ने हर चैप्टर के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, नहीं देखा आप लोगों ने तो भाई आप लोग को देखना पड़ेगा। अब मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि खाली हमको ही मेहनत करनी है, राइट। हम तो आपको पढ़ा पढ़ा के आपको सारा क्या कर देंगे, आपके लिए हम वीडियोस बना देंगे। हमने आपके लिए उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, क्वेश्चंस देखो, चैप्टर्स पढ़ो। ठीक है, बट पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, पर एक नहीं, आपको मल्टीपल रिविजन करने पड़ेंगे, बिना उसके क्या होगा, आप इसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे।